बिलॉन्ग करती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने दीदी से बात की, मुझे काफ़ी प्रसन्नता मिली, काफ़ी खुशी हुई उनसे बात करके, मुझे अच्छा लगा और मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया उन्होंने, बातों को हर एक पॉइंट को क्लियर ही समझाया। तो मैं ये कह रही हूँ दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी बातें मुझे सारी समझ में आ चुकी है। आप सभी के ज़हन में अक्सर एक सवाल गूंजता रहता है कि क्या कोर्ट में हर तारीख पर जाना ज़रूरी होता है? कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो कई तरह के हम कोर्ट में केसेस कर सकते हैं। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, रेवेन्यू केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस या इसी तरह के और भी हम मुकदमे यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब भी आपका कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो डिस्प्यूट होते ही जब आप अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हो या अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, तो सभी लोग अपनी अलग अलग सलाहें देते हैं और ऐसे में आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब आप क्या करें, क्योंकि आपको रिलीफ भी चाहिए और कोर्ट में लोग आपको बताते हैं, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, कि आपको हर तारीख पर कोर्ट में जाना पड़ेगा और इतनी छुट्टियां आपके पास होती नहीं हैं। तो किस केस में कोर्ट में हर तारीख पर जाना ज़रूरी होता है और किस केस में कोर्ट में हर तारीख पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आज हम विस्तार से इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी वकालत के 24 साल कंप्लीट हुए हैं। इसी खुशी में मैं अपने 24 सब्सक्राइबर्स को फ्री लीगल कंसल्टेंसी दे रही हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ ऊपर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और साथ में आप मेरे से अपॉइंटमेंट का टाइम लेंगे। हो सकता है अगले लकी विनर आप हों, तो इस अपॉर्चुनिटी का अवश्य लाभ उठाइएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। वही सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या कोर्ट में हर तारीख पर जाना ज़रूरी होता है, क्या मैंडेटरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल केसेस की। मैट्रिमोनियल केसेस में जैसे आपका 125 सीआरपीसी का केस यानी कि मेंटेनेंस का केस हो गया, या आपका सेक्शन 24 का केस हो गया, या आपका सेक्शन 9 का केस हो गया, या घरेलू हिंसा का केस हो गया। क्या यहाँ हर तारीख पर जाने की ज़रूरत है? तो यहाँ हर तारीख पर आपका जाना ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप किसी तारीख पर नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोर्ट के अंदर अपने वकील साहब को समय रहते आप बता सकते हैं कि सच एंड सच रीज़न की वजह से आप कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको अपने वकील साहब को एडवांस में बताना पड़ेगा। आपके वकील साहब कोर्ट में पेश हो जाएंगे और पेश होने के बाद जज साहब को बताएंगे कि ये रीज़न है, वो रीज़न आपका रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए कि इस रीज़न की वजह से आप कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो साधारणतः जज साहब इसके अंदर आपकी हाजिरी को माफ़ कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी बात आ गई, अगर जज साहब को ज़रूरी होता है, तो जज साहब एक अर्जी यानी कि एक एप्लीकेशन की मांग करते हैं, जो कि आपके वकील साहब कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को मूव करेंगे और आपकी हाजिरी माफ़ी हो जाएगी। ये तो रही मैट्रिमोनियल केसेस की बात। अब हम बात करते हैं आपके रेवेन्यू केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, तो क्या वहाँ हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना ज़रूरी होगा? नहीं, यहाँ पर आपको हर तारीख पर कोर्ट में पेश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिविल केसेस में आपके जो वकील साहब हैं, जब आपने वकालतनामा उनके फेवर में जब सिग्नेचर्स किए थे, तो उसी समय पर आपने उनको अथॉरिटी दे दी कि हर तारीख पर कोर्ट में वो पेश होंगे और पेश होकर के आपका केस जो है आगे चलता रहेगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सिविल केसेस में भी कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहां पर आपका जाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपका जो केस है वो आगे चलते चलते और एविडेंस स्टेज पर पहुंच गया है। एविडेंस स्टेज पर आपका जो आपकी जो गवाही है वो बाय वे ऑफ एफिडेविट होनी है। आपका एफिडेविट कोर्ट में जमा किया जाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपका कोर्ट के अंदर उपस्थित होना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट में आपको एफिडेविट
आपको एफिडेविट जमा भी करना था, उसके बाद भी आप किसी ज़रूरी काम के चलते आप कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने वकील साहब को समय रहते बता सकते हैं। वकील साहब जब कोर्ट में बताएंगे कि फॉर सच एंड सच रीज़न आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जज साहब आपको एक और मौका देंगे कि आप अगली तारीख पर आएँ और अपनी गवाही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रीज़नेबल रीज़न ज़रूर देना होगा, ज़रूर ये बताना होगा। आदतन आपको ये गलत तरीका नहीं अपनाना है कोर्ट में कि हर तारीख पर हमने तारीख ही लेनी है, हमने बार बार हर बार तारीख ही लेनी है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। क्या क्रिमिनल केसेस में आपका हर तारीख पर जाना ज़रूरी होता है? तो यहाँ आप सभी लोगों को ये बात बिल्कुल गांठ बांध करके रखने की ज़रूरत है कि आप सभी को कोर्ट के अंदर हर तारीख पर जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का केस है। इसकी मैंने वीडियो पहले भी एक बनाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आपको हर तारीख पर कोर्ट में जाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोर्ट में आपको बुलाया गया है, चाहे आपको अरेस्ट करके आपको पेश किया जा रहा हो या सम्मन आपको दिया गया हो, सम्मन के ज़रिए आप कोर्ट में पेश हो रहे हो, या आपके जमानती का बेल बॉन्ड रद्द किया जा चुका है, यानी कि कुछ भी ऐसी बात हुई है, उसके बाद अगर आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं और आपका केस है, चाहे वो 307 आईपीसी का है या 138 का है या 323 है या 341 या कोई भी ऐसी धारा है जिस धारा के अंदर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप बेल आउट हो चुके हैं, तो भी आपको यही याद रखना है कि आपको बेल होने के बाद ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब आपकी बेल हो गई है तो अब आप कोर्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद भी हर तारीख पर आपको कोर्ट में होना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़रूरी कभी कोई काम पड़ भी गया तो वहाँ पर आप ना जाएं तो भी चल सकता है, लेकिन आपको पहले से अपने एडवोकेट साहब को टाइमली इन्फॉर्म कर देना होगा। आपके वकील साहब को अगर पहले से पता होगा कि आप नेक्स्ट डे कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो वो पहले से एक आपकी हाजिरी माफ़ी की जो एप्लीकेशन है उसको तैयार करके लेकर के जाएंगे। और कोर्ट के पास 205 सीआरपीसी के तहत एक पावर होती है और उस पावर के तहत कोर्ट आपको परमिशन दे सकती है, आपके न आने के लिए भी आपको माफ़ी दे सकती है। यहाँ आप सभी ने कोर्ट में देखा होगा कि जो कोर्ट है बहुत ही लीनियंट व्यू हमेशा रखती है और वो अमूमन हर केसेस में वो आपको एक मौका देती है, आपकी ज़मानत को रद्द कर देती है ताकि आपका केस आगे चलते रहे, क्योंकि परेशानी किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। लेकिन आपने ये बात यहाँ गांठ मार लेनी है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको इन आदतों को अपने ज़हन में नहीं रखना। आपने आदतन ये नहीं करना कि हर तारीख पेशी पर आप कोर्ट में ना पहुँचे। यहाँ मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग अपने आप में वकील बन जाते हैं और वो ये सोचते हैं अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वकील साहब एक ज़मानत की अर्जी लगाएंगे और लीनियंट व्यू जज साहब का होता है। मैंने वीडियो में भी सुना था, मैंने कोर्ट पे भी जा कर के देखा है, तो मैं कोर्ट पे नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आप गलत कर रहे हैं। कई बार जो है जज साहब का जो रवैया होता है बहुत सख्त हो जाता है जब आप ये आदतन इस तरह की हरकतें कोर्ट में करने लगते हैं। लेकिन ये भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप कोर्ट में हर तारीख पर जाएं। जो मैंने आपको सारी बातें बताई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोर्ट में हर तारीख पेशी पर जाना ज़रूरी नहीं है। 90% आपको कोर्ट में आप ना जाएं तो भी आपका केस, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमने भी अपने वकालत के पेशे में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही कोई ऐसा केस देखा है कि जिसके अंदर आपको हर तारीख पर जाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती हो। अब एक और सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि क्रिमिनल केस आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, ना तो आप कोर्ट के अंदर पहुंचे, ना आपका वकील कोर्ट के अंदर पहुंचा, इसीलिए वहां पर कोई एप्लीकेशन भी टाइमली मूव नहीं हो पाई। तो होगा क्या कि जब तारीख पड़ेगी, जब आपकी आवाज़ पड़ेगी और आवाज़ पड़ने के बाद ना आप पेश हुए ना आपका वकील साहब पेश हुए, तो होगा क्या कि आपकी जो है ज़मानत
रद्द कर दी जाएगी, आपकी ज़मानत जब्त कर ली जाएगी। अब जो ये ज़मानत जब्त कर दी गई है तो यहाँ पर भी आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन लगाने के बाद आप अपनी जो बेल बॉन्ड है उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं और अपनी ज़मानत जो है वो दोबारा से ले सकते हैं। लेकिन ये बात आप सभी ने ध्यान रखना है कि ये आपने आदत नहीं बनानी। जैसे मैंने पहले भी बताया, जज साहब कोर्ट 1 बार 2 बार 3 बार हद से हद 4 बार आपको जो है माफ़ी दे देता है, आपकी ज़मानत को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपने बार बार ऐसा किया तो हो सकता है कि कोर्ट में आपकी जो ज़मानत की जो अर्जी है उसको डिसमिस किया जा सके और यहाँ पर आपको फिर बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब एक और सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि आपका बेल बॉन्ड कोर्ट के अंदर रद्द किया जा चुका है, आपके जो है वारंट इशू किए जा चुके हैं। यहाँ जैसे ही आपके वकील साहब को इस बात की जानकारी मिलेगी, वकील साहब साधारणतः अपने हर मुवक्किल को ये समय रहते ये बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपके कोर्ट के अंदर आज वारंट निकल गए, ना तो आप पेश हो पाए और ना ही मैं किसी और कोर्ट में फंसे होने की वजह से टाइमली वहाँ पर पहुँच पाया और आपने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, तो यहाँ वारंट निकल गए हैं। तो जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी, आपने फटाफट जमानती के साथ तुरंत कोर्ट में वकील साहब के पास पहुंचना है और अपनी ज़मानत रद्द करने की एप्लीकेशन को मूव करा देना है। उसमें आपने रीज़नेबल ग्राउंड्स लिखने हैं, रीज़नेबल रीजंस लिखने हैं कि क्यों आप समय रहते कोर्ट पर नहीं पेश हो पाए आवाज़ लगने के समय पर, और क्यों आपके वकील साहब पेश नहीं हो पाए। और जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आप जमानती को साथ लेकर के जाएंगे, ताकि जो आपकी ज़मानत पुरानी वाली जब्त की जा चुकी है तो आप फटाफट बेल बॉन्ड दूसरे वहाँ पर फर्निश कर देंगे और आपके वारंट वहाँ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, मान लीजिए 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। आप अक्यूज हैं और आप और आपके वकील साहब कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचे थे। जज साहब ने आपके खिलाफ NBW इशू कर दिए। जैसे ही आपके वकील साहब ने आपको बताया, आपने अपने जो ज़मानत है उसको फिर दोबारा से रिस्टोर करा लिया और आपने अपने वारंट को कैंसिल करा दिया। लेकिन इस बात का कंप्लेनेंट को नहीं पता, हो सकता है कि वो प्रोसेस फ़ी फॉर्म या PF फॉर्म वो बहुत जल्दी जमा कर दें, तो हो सकता है कि पुलिस को जानकारी इस बात की ना हो और पुलिस आपके वारंट लेकर के आपके पास आ सकती है। तो जिस समय पर आपने कोर्ट के अंदर अपनी ज़मानत रद्द कराई थी, आपने अपनी ज़मानत करवाई थी और अपने बेल बॉन्ड दोबारा से नए फर्निश कराए थे, तो उस समय कोर्ट से तहरीर लेना ना भूलें। ये तहरीर को आपने हमेशा अपने पास रखनी है, ताकि अगर गलती से कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुँचे तो आप तहरीर दिखा सकते हैं कि मैंने इस तरह से ये बेल की एप्लीकेशन मूव की थी और मेरी जो वारंट हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको समय रहते नहीं पता चल पाया कि आपके NBW कोर्ट के अंदर इश्यू हो चुके हैं, वहाँ दूसरी पार्टी ने PF जो है फॉर्म भर दिया, या आपका स्टेट केस था और आपको डायरेक्ट पुलिस आई और आकर के उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो जैसे ही आप पकड़े जाएंगे, आप गिरफ्तार हुए, तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके वकील साहब के साथ बातचीत करेगा, वकील साहब को सारी बात बताएगा और वकील साहब समय रहते एक ज़मानत की अर्जी कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे। यहाँ आप सभी को ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोर्ट ऐसे मामलों में लीनियंट होता है। अगर आप उचित कारण दे रहे हैं तो आपकी हैंड टू हैंड बेल हो जाती है। लेकिन फिर से एक बात आपको कहूँगी कि आपको इसकी आदत नहीं बनानी है। आपको बिल्कुल ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं करना, ऐसी कोई परिस्थिति ना हो आपके पूरे केस में कि आपको कभी भी आपकी ज़मानत जो है जब्त की जाए। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके वारंट तो फिर दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे, आपकी ज़मानत रिस्टोर हो जाएगी, या आप एक नया जो है ज़मानत बेल बॉन्ड आप वहाँ पे फर्निश कर देंगे। लेकिन जिस समय पर जज साहब के पास जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम या जजमेंट के टाइम जब जज साहब पूरी
फ़ाइल को खंगालते हैं और जब ये पाते हैं कि आपकी आदत बहुत ख़राब थी या आपने बार बार कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना की, तो हो सकता है इस बात का खामियाजा आपको ऑर्डर होते हुए भुगतना पड़े। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर चल रहा है तो आपने किसी भी तारीख को कभी भी मिस नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके खिलाफ कभी भी गैर जमानती वारंट इशू ना होने पाए। अंत में मैं आप सभी के साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि जब आप अपने जमानती को लेकर के आते हैं तो जमानती का ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर लेकर के आएँ, साथ ही उसका एक फ़ोटो लगेगा और साथ ही साथ उसका अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी लास्ट सैलरी स्लिप, वरना उसका कोई भी व्हीकल का ओरिजिनल आरसी या उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना ना भूलें, ताकि आपकी जिस समय पर आप बेल बॉन्ड फर्निश कर रहे हैं आपको कोई भी परेशानी ना होने पाए। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन सभी बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप सभी को पहले से ताकीद कर दूं, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कौन कौन से केसेस में आपको जाना ज़रूरी है और कौन से केसेस में अगर आप ना जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं कि मेरा केस जो है महिला मंडल में चल रहा है, लेकिन महिला मंडल का दबाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ घर चलाएं, लेकिन CAW सेल में आपको डराया धमकाया जा रहे हैं कि आप तलाक के लिए राजी हों, या आप तलाक लेना चाहते हैं और आपको डराया धमकाया या दबाव दिया जा रहा है आपके ऊपर कि आप साथ रहने के लिए हाँ करें। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।